हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगा राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में जो आपका मैथमेटिक्स का पेपर होता है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और उनसे आपके क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएं। तो वे सारे फार्मूले मैं इस वीडियो में कराऊंगा। तो वे सारे फार्मूले इस वीडियो में करेंगे आप, जिसमें RIMC की परीक्षा से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर? तो ताकि आपका जब एग्जाम हो, आपका एग्जाम भाई 18 दिसंबर को आपका एग्जाम है, या जून का सेशन जो भी आपका एग्जाम है, उस सेशन में आप उसको करके जाएंगे इन फॉर्मूले को, और बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे तो वे क्वेश्चन हो जाएंगे। टोटल कितने टाइप के होते हैं इसमें? दो। तो टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन में पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स होता है एक क्वेश्चन को, टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। और पार्ट बी में कितने? 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन एंड टोटल 100 मार्क्स हो गए। तो टोटल 200 मार्क्स का होता है, 120 मिनट्स इसमें होता है आपका समय। क्लियर? तो वो सारे आप इसको आराम से इसको कर पाएँ, तो ये हम इसको देखेंगे सारे फॉर्मूले। एग्जाम में जाने से पहले इन फॉर्मूले को सारों को रिवाइज करके जाएंगे, तो फिर आपको डायरेक्ट आप वहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे और आपको क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए, हमारा लाइव बैच स्टार्ट होने जा रहा है 5 जनवरी 2022 से। ये जून सेशन में जो आपका एग्जाम होने वाला है RIMC का, उसके लिए रहेगा। जून सेशन में RIMC का एग्जाम है, उसके लिए हमारा लाइव बैच रहेगा। इसमें और ये सैनिक स्कूल RMS के लिए भी अलग बैचेज रहेंगे, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। आप इनके लिए इनरोल कर लीजिए, क्योंकि 100 सीट्स इस बैच में रहेंगी, तो बहुत ही लिमिटेड सीट रहेंगी, फिर आपको एनरोलमेंट नहीं मिलेगा। एनरोलमेंट 100 आफ्टर 100 सीट क्लोज हो जाएगा। चलिए, तो ये हमारे प्रीमियम कोर्सेज हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, आप इनको भी अवेल कर सकते हैं, ये भी बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए, तो पहला हम देखते हैं, अलजेब्रा से आते हैं। मैथ्स में एक टॉपिक होता है अलजेब्रा। ये सारे फॉर्मूले, ये सारे सूत्र आपको याद करने हैं अलजेब्रा से। पहला क्या है देखिए, ये है आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और 2xy। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इसको याद रखना है। फिर आपका ये बहुत आता है, ये वाला, ये बहुत, इसका एप्लीकेशन आप यूज करेंगे। इसका आप सिंप्लीफिकेशन में भी एप्लीकेशन यूज करेंगे, और अलजेब्रा में तो होना ही है। वो बिल्कुल ऐसे दे देगा आपको, ऐसे करेगा x4 माइनस y4, इसको सिंप्लीफाई करो। तो ये यहाँ पे ये क्या है? ये इसी का ये एक एप्लीकेशन है। ठीक है, ये इसी का ये एप्लीकेशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगा रहा हूँ इसमें, है छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये आपका आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो गया। ये आपका एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई हो जाता है, यहाँ पे प्लस एक्स वाई। एक्स प्लस वाई होल क्यूब, इसको आप याद रखिएगा, और एक्स माइनस वाई होल क्यूब। ठीक है, ये एक्स प्लस वाई होल क्यूब आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा, एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस वाई, तो रहेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई, और 3 ये लास्ट वाला टर्म है, ये आपको 3x स्क्वायर वाई और 3x वाई स्क्वायर ऐसा भी लिखा मिलेगा। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, दोनों टर्म में मिल सकता है। क्लियर? ये दोनों टर्म में मिल सकता है, इसको लास्ट वाले को। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको एक तो पता होने चाहिए, सारे अलजेब्रा के फॉर्मूले। ये आ गया आपका सर्ट्स एंड इंडाइसिस, आपके पावर के फॉर्मूले, जिससे क्वेश्चन आता है। एक आपका 5 मार्क्स में भी मिलेगा, 5 मार्क्स में आता है इससे, जनरली 5 मार्क्स में क्वेश्चन मिलेगा, 2 भी मिल सकते हैं। तो देखो, पहले वाले सिचुएशन में क्या है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है। P बेस है, यहाँ पे Q बेस है, तो इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब P की पावर m इंटू Q की पावर m, उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? PQ की पावर m। मतलब इसको ऐसे समझ लीजिए आप, अगर मैं इसको कहूँ तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, तो हम इसको कर सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 4। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा, बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, जैसे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 8। तो इसमें क्या होगा, ये बेस सेम हो गया, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ऊपर अलग अलग पावर है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है। तो पावर क्या हो जाएंगे? 2 रेज टू पावर 3 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा? दैट इज 2 रेज टू पावर 11। इसका क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत हर बार आता है इसका क्वेश्चन, अंडरस्टैंड, हर बार इससे क्वेश्चन आता है। तीसरे को देखते हैं, ये भी बिल्कुल सेम है, बेस यहाँ पे सेम है, P रेज टू पावर m अपॉन P रेज टू पावर n। तो क्या होगा, पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो P रेज टू पावर m माइनस n हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन P इक्वल टू 1 अपॉन, अगर m है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन इक्वल टू P रेज टू पावर माइनस m। ठीक है, चलिए ये देखते हैं इसको। यहाँ पे बेस अलग अलग है, तो P रेज टू पावर m
अपॉन क्यू रेज टू पावर एन, तो क्या हो जाएगा p अपॉन क्यू रेज टू पावर एन। ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब इसको ऐसे समझ लीजिए आप 2 रेज टू पावर 4 अपॉन 3 रेज टू पावर 4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 अपॉन 3 रेज टू पावर 4। ठीक है, चलिए एक ही आपका ये होता है नीचे वाला p रेज टू पावर, मतलब 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर 6, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए ये कुछ अंडर रूट में होता है। अंडर रूट में देखो, अंडर रूट में क्या है, कोई सा भी अंडर रूट हो सकता है, क्यूब रूट, फोर्थ रूट। रूट के अंदर अगर है तो रूट के अंदर यहाँ पे देखो m रूट में है और ये p है और ये n है, तो इसको क्या लग सकता है, ये m है वो अपॉन में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा p रेज टू पावर n है और ये m है 1 अपॉन में चला जाएगा इंटू 1 अपॉन m, तो ये बन जाएगा p रेज टू पावर n अपॉन m। ठीक है, n अपॉन m, ये यहाँ से ये बन गया ये वाला। दूसरे वाले की अगर मैं बात करूँ, ये रूट में कोई भी अगर कोई सा भी रूट हो, जैसे मान के चलिए आपने देखा √2 रहता है, जैसे 8 √2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया 8 1/2 हो जाता है। ऐसे अगर मैं 3 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 8 1/3 हो जाएगा। ऐसे ही जो ये वाला होता है 1 अपॉन में चला जाता है, तो 1 अपॉन मतलब p रेज टू पावर 1 अपॉन m। जैसे अब आपको जैसे मान के चलिए आप 16, ये आपको लिखा है 16 4, तो ये क्या होगा, ये होगा 16 1/4, और 1/4 का मतलब क्या हो गया 4 के पेयर में बाहर आएगा। 4 के पेयर में बाहर आने का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 4 के पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, तो 4 है तो एक बाहर आएगा तो 2 इसका, तो इसलिए इसका फोर्थ रूट, इसको क्या बोलेंगे फोर्थ रूट। 16 का फोर्थ रूट कितना हुआ 2 हुआ, अंडरस्टैंड 2 हुआ, तो ये इसका ऐसे हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, p रेज टू पावर माइनस n है तो 1 अपॉन p रेज टू पावर n, या p रेज टू पावर n है तो ये कितना हो जाएगा p रेज टू पावर माइनस n। ऊपर पावर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, नीचे आएंगे तो उसको अपॉन में लेंगे तो प्लस हो जाएगा। क्लियर, तो ये शॉर्ट्स एंड इंडाइसिस और अलजेब्रा से मैंने करा दिया। अब मैं आपको कराऊंगा कुछ नंबर सिस्टम से, जो आपको बिल्कुल थोड़ा वहाँ पे कन्फ्यूज। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक के जो नंबर होते हैं उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं, काउंटिंग नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक। होल नंबर कौन से होंगे, अगर मैंने इसमें 0 भी ऐड कर लिया, 0 1 2 3, मतलब 0 प्लस नेचुरल नंबर, 0 प्लस नेचुरल नंबर के ग्रुप को क्या कहूँगा मैं, होल नंबर। ठीक है, इंटीजर क्या होगा, इसमें नेगेटिव भी आ जाएंगे, जैसे -1 -2 -3, और से लेके और इन्फिनिटी तक। इधर भी माइनस में इन्फिनिटी, मतलब -∞ टू +∞ से लेके जो ये ग्रुप होगा इसको बोलेंगे इंटीजर। डेसिमल नंबर, अब इसमें डेसिमल भी आ जाएगा, 2.3 3.6, ये नंबर भी इसमें आ जाएंगे। प्राइम नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर इससे क्वेश्चन आते हैं भाई, इससे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता होता प्राइम नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर में डिफरेंस क्या होता है। वो मोस्ट ऑफ द टाइम ओड नंबर को प्राइम नंबर कंसीडर कर लेते हैं, इससे वो क्वेश्चन का रोक हो जाता है। तो प्राइम नंबर में कौन सा हो जाएगा, वे नंबर जिनका फैक्टर केवल 2 हो। जैसे 3 एक प्राइम नंबर है, इसके केवल 2 फैक्टर है, कौन कौन से, इसके 1 एक फैक्टर है और इसका आपका 3 एक फैक्टर है। वो नंबर जिनके वो एक तो सबका फैक्टर रहेगा और वो खुद, ठीक है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर होंगे तो उनको प्राइम नंबर कहेंगे। अंडरस्टैंड, चलिए तो अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है, तो जो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो कौन सा है, 2, ये आपको ध्यान रखना है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, फिर 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 19 आएगा, 17 आएगा, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं तो ये आते हैं। क्लियर, अब आता है इवन नंबर। इवन नंबर मल्टीपल ऑफ 2 के जितने भी मल्टीपल है वो सारे इवन नंबर हो गए, 2 4 6 8 10, ठीक है, ये सारे क्या हो गए, प्राइम नंबर हो गए। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, मल्टीपल 1 3 5 7, जो 2 के मल्टीपल नहीं है, ठीक है, वो क्या आएंगे आपके ओड नंबर आएंगे। रेशनल नंबर कौन से होंगे, रेशनल नंबर, अब ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, जैसे भाई 9 एक प्राइम नंबर है, नहीं, क्या 9 एक ओड नंबर है, तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाता है कि एवरी ओड नंबर प्राइम नंबर होता है या नहीं, तो नहीं, एवरी ओड नंबर प्राइम नंबर नहीं होता, बट एवरी प्राइम नंबर इज ऑलवेज एन ओड नंबर। एवरी प्राइम नंबर इज ऑलवेज एन ओड नंबर, बट एवरी ओड नंबर इज नॉट ऑलवेज अ प्राइम नंबर, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब रेशनल नंबर रह गया आपका। रेशनल नंबर में क्या होता है आपका भाई, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। पर रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या है, फ्रैक्शन में नेगेटिव नहीं होता। जैसे आपका क्या हो गया 6/7 है, ये एक रेशनल नंबर भी है और फ्रैक्शन भी है।
बट -6/7 क्या है, ये क्या है, ये एक आपका फ्रैक्शन नहीं है, रेशनल नंबर है। ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, फ्रैक्शन नहीं। तो रेशनल नंबर में क्या होता है, आपका नेगेटिव भी आ जाते हैं, अंडरस्टैंड, नेगेटिव भी आ जाते हैं। आपसे पूछे 4 एक रेशनल नंबर है 4, तो वे नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं और Q यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0, बस ये कंडीशन है, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका रेशनल नंबर। चलिए अब देखते हैं कुछ डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन आते हैं। आपको डिविजिबिलिटी रूल पता नहीं, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, वे नंबर जिनके लास्ट में या तो 2 हो या 0 हो, वो क्या होंगे, मतलब 2 या 0 मतलब 2 के मल्टीपल में हो। जैसे एक नंबर है 8468, लास्ट में 8 है, ठीक है। तो वे नंबर जिनके लास्ट में एक इवन नंबर हो, लास्ट डिजिट इवन नंबर हो और या 0 हो, ठीक है, तो उनको क्या कहेंगे हम, उनको कहेंगे हम इवन नंबर। 3 में ये इंपॉर्टेंट है, 3 में क्या होता है, जो डिजिट का सम है वो क्या होना चाहिए, वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे 1521 ये है, 3 से डिवाइड है, देखो इनका डिजिट का सम करो, 1 + 5 + 2 + 1 कितना हो गया, 7 8 और 9 9 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 का हो गया। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 4 का क्या है, देखो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, एक नंबर लिखा हुआ 1876, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। लास्ट के 2 चेक करने हैं, लास्ट के 2, क्लियर। इवन 2 वाले में लास्ट के 1 डिजिट चेक करना है, इनका मैं बता देता हूँ आपको, 2 4 6 का, 2 4 और 8 का। देखो 2 वाले में लास्ट का 1 डिजिट चेक करना है, लास्ट का 1, 4 वाले में लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं, 8 वाले में लास्ट का 3 डिजिट चेक करने हैं, बस, अंडरस्टैंड, लास्ट के 3 डिजिट। अब जैसे 8 का आपको चेक करना है 176 ये चेक करना है ये डिविजिबल है कि 8 से। तो 8 वाले में मैं क्या करूँगा, लास्ट के 3 डिजिट चेक करूँगा। तो 176 को मैं 8 से डिवाइड करके देखूंगा, 8 2 16, 1 8 2 16, तो ये नंबर 8 से डिविजिबल है। 4 के केस में मैं लास्ट के ये डिजिट चेक करूँगा और 2 के केस में ओनली लास्ट का डिजिट चेक करूँगा, अंडरस्टैंड। चलिए 5 का डिविजिबिलिटी रूल बड़ा सिंपल है, अगर लास्ट का डिजिट किसी नंबर का 0 या 5 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। जैसे 6758, तो क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है, नहीं, क्योंकि लास्ट का डिजिट 5 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर नहीं होगा। 67895, तो लास्ट का 5 है तो डिविजिबल है, तो ये नंबर हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे, लास्ट में 0 अगर आ गया 560, तो लास्ट का 0 है, 5 से डिविजिबल है, तो ये सही है, अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ से अभी और भी 5 का बता दिया मैंने, 6 का बिल्कुल सेम है। 6 के में डिविजिट में क्या होगा, जो 2 से डिविजिबल होगा और 3 से डिविजिबल होगा वो 6 का हो जाएगा। 7 में क्या होगा, 7 का कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, 7 का कोई भी डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, आपको उसका नहीं करना है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। 8 के डिविजिबिलिटी रूल को मैं बता चुका हूँ, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। 9 का अगर मैं बात करूँ, सम ऑफ डिजिट 9 का बिल्कुल सेम है 3 की तरह, 98141, मुझे चेक करना है 9 से डिविजिबल है, तो इनका सम कर दीजिए, 9 + 8 + 1 + 4 + 1, 5 6 14 और 23, तो 23 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो डिजिट सम अगर 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। 10 की कोई ज़रूरत नहीं है। 11 की अगर बात करें, हाँ 11 का है 121 ये, इसको मुझे चेक करना है कि ये होगा, तो आपको क्या करना है, ओड प्लेस पे जो डिजिट है, ओड प्लेस पे जो डिजिट है और इवन प्लेस पे जो डिजिट है, अगर उनका डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल है तो वो 11 से डिविजिबल होगा। जैसे ओड प्लेस पे यहाँ पे 1 1 एंड 2, सम कितना हो गया, 2 + 1 + 1 4। इवन प्लेस पे क्या है, ये और ये 2 और 3 और 1 4, सम कितना हो गया 4, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 0। अगर डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल है, तो ये नंबर क्या है, 11 से डिविजिबल है। 12 में कोई दिक्कत नहीं है, 12 का सिंपल है आपका, 12 में क्या होगा, 4 और 3 से जो नंबर डिविजिबल है वो 12 से होगा। 13 में कुछ नहीं है, आपको डिवाइड करके देखना है, 14 सब फिर आपको डिवाइड करके देखना है, जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बता दिया आपको। अब देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम से क्वेश्चन आते हैं, तो नॉर्मल नंबर का एचसीएफ निकालना होता है भाई, एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपको निकालना आता होगा बिल्कुल, इसमें मैं नहीं बताऊंगा। दूसरा आता है, मैं फ्रैक्शन का आपको बताऊंगा यहाँ पे, जैसे 2/3 और 6/7, इनका आपको क्या करना है,
इनका एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। जब भी आप फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ निकाल ले तो एलसीएम के केस में क्या होगा, फ्रैक्शन में एलसीएम का होगा फॉर्मूला आपका एलसीएम ऑफ आपका न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। एलसीएम जब निकालेंगे फ्रैक्शन का तो ऊपर तो एलसीएम ही रहेगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, और नीचे आएगा एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो 3 और 7 का आप एचसीएफ निकालेंगे, 2 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, जो निकल के आएगी वैल्यू वही इनका क्या होगा, इनका फ्रैक्शन का एलसीएम होगा। लेकिन अगर आपको निकालना हो इनका एचसीएफ तो एचसीएफ में केस में क्या करेंगे, जैसे 2/3 और 6/7 का करना है तो एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन में क्या आएगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा फ्रैक्शन में, यहाँ पे ये जरूरी है बस। रेशो डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए। रेशो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, जैसे एक नंबर है 84, इसको आपको क्या करना है, इसको 21 और 4 रेशो में डिवाइड करना है। तो क्या करना है, बस इसको डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान रखना। तो इसको क्या करेंगे आप, 24 इंटू इसको पार्ट में तो 21 ऊपर आ जाएगा, इनका टोटल कितना हो गया 25, ठीक है। ऐसे इनको डिवाइड करते हैं, ऐसे डिवाइड करते हैं इनको, ऐसे ही 84 इंटू 4 के हिस्से में कैसे आएगा 4/25। तो रेशो का डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रेशो का डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। रेशो में एक बात और मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ, जैसे 2:3:5 और इनको 2 रेशो को कंबाइन करना, रेशो को कंबाइन करना बता देता हूँ मैं आपको। जैसे 2:3 है ए और बी, और आपका बी और सी है आपको 8:5, तो इनको कंबाइन करना है। इन रेशो को आपको A:B:C निकालना है। तो आप कैसे करेंगे, क्या करो आप देखो, A, B और C लिख लो। यहाँ पे 2:3 हो गया और यहाँ पे लिखो 8:5। अब क्या करो, यहाँ पे जो नियरेस्ट टर्म है, जैसे 3 का नियरेस्ट कौन सा है 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे नियरेस्ट कौन सा 8, तो 8, इनको ऐसे 8 रख दो। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 16, 8 3 24, 5 3 15। तो ये इसका क्या आ गया, ये इनका रेशो आ गया 16, 24, 15। अंडरस्टैंड। तो इसको बोलते हैं रेशो को कंबाइन करना आपको आना चाहिए, रेशो को डिस्ट्रीब्यूशन करना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे अब देखते हैं इसमें। अब देखेंगे एंगल्स में, एंगल्स में कौन कौन से आता है, टाइप्स ऑफ एंगल से आता है। तो एक्यूट एंगल, ठीक है, और आपका राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। एक तो ये पता है एक्यूट एंगल लेस देन 90, भाई 90 डिग्री से जो अगर लेस होगा तो उसको क्या बोलेंगे एक्यूट। इक्वल टू 90 डिग्री राइट एंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूस ग्रेटर देन 90, ठीक है। ये हो गया आपका ऑब्ट्यूस एंगल। 90 डिग्री से ग्रेटर है और 180 से लेस होना चाहिए। ये भी इसमें मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं भाई, एक्यूट एंगल में क्या होगा 0 से लेके आपका 90 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री, और ऑब्ट्यूस में क्या होगा 180 से लेके 90 डिग्री। फिर ऑब्ट्यूस से आता है उसका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितना का हो जाएगा आपका 180 डिग्री। फिर आपका आता है एक आता है आपका फिर कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री कितना हो जाएगा कंप्लीट एंगल। एक आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा 180 से लेके आपका 360 तक, ठीक है। ये होता है रिफ्लेक्स एंगल। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। जैसे मान के चलिए ये हो गया, ये तो कितना हो गया 90, क्लियर, ये 90 हो गया। और जो ये वाला एंगल है ये कौन सा हो गया रिफ्लेक्स एंगल। भाई ये अगर 90 है तो 270 हो गया ना, तो 270 कितना 180 से लेकर 360। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जैसे ये है, तो ये जो कंप्लीट एंगल है ये कितना होगा 360। ये एंगल जो बना है ये कितना हो गया 180 स्ट्रेट एंगल, ये हो गया कंप्लीट एंगल। और साथ में ये एंगल जैसे मान के चलिए 45 है, ये एक्यूट एंगल हो गया। तो ये सारे एंगल आपको याद रखनी है, टाइप्स ऑफ एंगल। अब एंगल्स ऑफ ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल, बिल्कुल आपको ये 2-3 प्रॉपर्टी, जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल में एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। एक तो ये ध्यान रखना है आपको 180 सम होता है। क्वाड्रिलेटरल में कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसके एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो आपको क्या करता है एग्जामिनर में, वो आपको क्वाड्रिलेटरल में रेशो दे देगा एंगल का, फिर पूछ लेगा, इस तरह से वो क्वेश्चन पूछता है। तो ये आपको इनको पता होना चाहिए एंगल्स का सम ट्राइंगल के केस में और क्वाड्रिलेटरल के केस में। क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो सकता है, पॉलीगन, हेक्सागन, ऑक्टागन, रेगुलर में आएंगे जनरली। रेगुलर में जैसे स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, ट्रेपेजियम होता है। ट्रेपेजियम तो
एक प्रकार, हाँ ट्रेपेजियम हो गया आपका, रोम्बस हो गया, इस तरह से सारे आते हैं। ये हो गया आपका एंगल्स मेड बाय पैरेलल लाइंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो दो पैरेलल लाइंस होते हैं, इनके द्वारा एंगल वो आपको पता होना चाहिए। अब ये वाला एंगल क्या है, इस वाले एंगल के इक्वल होता है। ये वाला नाम नहीं बताऊंगा मैं, सिर्फ इतना बताऊंगा कौन सा एंगल किसके इक्वल होता है, ये जरूरी है। ये एंगल इसके इक्वल होता है। दूसरा भाई ये वाला जो ये एंगल होता है, ये वो इस एंगल के इक्वल होगा। तीसरा ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला। और साथ में अगर यहाँ पे देखें तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों के सम कितने होते हैं, इन दोनों के सम होते हैं आपके 180। ठीक है, 180 सम होते हैं दोनों के, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ में और क्या रह गया आपका, ये एंगल हो गया आपका, ये दोनों इक्वल हो गए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको इनको एंगल्स के याद रखनी है, पैरेलल लाइंस की। रेगुलर पॉलीगन एंगल्स, ये मैं आपको बताऊंगा रेगुलर पॉलीगन्स। तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल पे क्वेश्चन आ रहा है बहुत बार। तो इंटीरियर एंगल, सॉरी एक्सटीरियर एंगल या इंटीरियर, कोई बात नहीं है, इनका सम होता है 180। एक तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। इसमें क्या करेगा, आपको वो एक्सटीरियर एंगल का सम दे देगा और फिर आपसे पूछ लेगा कि भाई नंबर ऑफ साइड बताओ, पॉलीगन कौन सा है, या साइड दे देगा तो इंटीरियर एंगल बताओ, एक्सटीरियर, ऐसे पूछेगा वो। तो एक तो ये नंबर एक। दूसरा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360। ठीक है, ये दूसरा। नंबर 3, तो इसको क्या सकते, क्या तीसरा फॉर्मूला क्या रखेंगे आप याद। तो अब सम ऑफ साइड्स हो गया, तो सम ऑफ साइड को मैं क्या, एन इंटू नंबर ऑफ साइड, भाई नंबर ऑफ साइड इंटू, अगर मैं एक्सटीरियर एंगल 360, तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 360 अपॉन एन। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना, ये वाला मैंने इसको इसके में, तो भाई एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है 360 डिग्री अपॉन एन। एन क्या है, नंबर ऑफ साइड। और एक आपको ये याद रखना है, अगर आपने ये दोनों याद रखे हैं तो आप सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछेगा वो कि नंबर ऑफ साइड बताओ, तो आपको एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू देगा, तो आप इसको डिवाइड में कर देंगे, दैट इज 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। अगर आपसे पूछेगा वो एक्सटीरियर एंगल बताओ और नंबर ऑफ साइड बताएगा, तो ये दे देगा। अगर वो आपको इंटीरियर एंगल दे देगा, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे। तो देखो कैसे, अगर आप उसने बता दिया कि इंटीरियर एंगल कितना है, देखो इंटीरियर एंगल उसने बता दिया, लेट अस सपोज 60 डिग्री बता दिया, ठीक है इंटीरियर एंगल। तो आप एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, आई प्लस ई इक्वल टू 180। तो यहाँ से एक्सटीरियर एंगल कितना निकल गया, ई इक्वल टू 180 माइनस 60, तो एक्सटीरियर एंगल निकल गया 120। ठीक है, 120 निकल के आया। अब अगर एक्सटीरियर एंगल 120 निकल के आएगा, तो वो नंबर ऑफ साइड पूछेगा, मतलब ये पूछेगा कि ट्राइंगल है क्वाड्रिलेट, तो आप क्या करेंगे, 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल दैट इज 120, तो 3। तो 3 साइड्स का कोई क्वाड्रिलेटर, और 3 साइड्स का क्वाड्रिलेटर को क्या बोलते हैं, ट्राइंगल, क्लियर। तो इस तरह से वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे मैंने कौन कौन से फॉर्मूले बताए, दोबारा से बता दूं, एंगल आई प्लस एंगल ई इक्वल टू 180, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 अपॉन एन, दूसरा। और तीसरा आप इसको इंटीरियर एंगल के फॉर्म में भी लेकर आ सकते हैं। इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, आप इसको सोल्व करके देखेंगे तो देखो इसको मैं करके दिखा देता हूँ। इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस ई, यही तो हुआ 180 माइनस ई, और ई की वैल्यू कितनी है, 360 अपॉन एन। ई की वैल्यू कितनी है, 180 माइनस 360 अपॉन एन, ये हुआ। अब इसमें से क्या करिए, 180 कॉमन ले लीजिए, तो 180 बाहर निकालेंगे तो 1 माइनस 2 अपॉन एन, भाई यही तो हुआ। अगर इसको और भी सोल्व करेंगे तो n माइनस 2 अपॉन एन इंटू 180, तो क्या बन गया, ये बन गया n माइनस 2 अपॉन एन इंटू 180, ये फॉर्मूला बन गया मेरा इंटीरियर एंगल का। दोबारा से तीनों को लिख देता हूँ, i प्लस ई 180, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 अपॉन एन, इंटीरियर एंगल इक्वल टू n माइनस 2 अपॉन एन इंटू 180। ये 3 फॉर्मूले आप इनको याद रखेंगे, इनसे क्वेश्चन यहाँ से बनेगा रेगुलर पॉलीगॉन से। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया एंड पेरीमीटर से क्वेश्चन बनेंगे, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम। ट्राइंगल 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका आइसोस्केलस, इसमें 2 साइड इक्वल होंगी। इक्विलेटरल, तीनों साइड इक्वल होगी। और स्केलन ट्राइंगल, कोई भी साइड इक्वल नहीं है, 0, तो ये है।
जनरली क्या फॉर्मूला था एरिया का? पहले हाफ बेस इंटू हाइट, ये एक फॉर्मूला होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अगर फॉर्मूले की बात करूँ तो √3/4 ए स्क्वायर होता है। ए साइड, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल होती हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये तीनों साइड इक्वल होंगी। आइसोस्केलस ट्राइंगल में ये कोई भी दो साइड इक्वल होंगी। और अगर स्केलन ट्राइंगल की बात करें तो उसका एरिया का फॉर्मूला अलग होता है, वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है। उसको कैसे करेंगे हम? उसमें क्या करना है देखो, उसका भी पता कर लो आप। सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे आपको। सेमी पेरीमीटर अगर निकालेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, अगर ये ट्राइंगल की साइड है तो अपॉन 2 हो जाएगा, जिसको मैं लिख रहा हूँ s, सेमी पेरीमीटर। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये होता है आपका एरिया ऑफ किसका? स्केलन ट्राइंगल का। अंडरस्टैंड? अब इनका पेरीमीटर की अगर बात करें तो ये तो एरिया का हो गया ट्रायंगल में पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है उसमें? तो सिंपल है, सारी साइड का a प्लस बी प्लस सी, अगर इनका सम कर दूं तो मुझे पेरीमीटर मिल जाएगा। अब मान के चलिए अगर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड a हो तो 3 हो जाएगा। अगर आपका आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो a प्लस बी हो जाएगा, मतलब 2a प्लस बी। ठीक है, तो ये होता है इनका। क्लियर? तो ये तो हो गया आपका एरिया एंड पेरीमीटर। अब आते हैं स्क्वायर में। अब देखना स्क्वायर में क्या होता है। स्क्वायर ये होता है जो वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं उसको बोलते हैं स्क्वायर, जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं और वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है। ये हो गया स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या फॉर्मूले होते हैं? एरिया का क्या फॉर्मूला होगा? तो a इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर। पेरीमीटर क्या हो गया? 4a, ये इसका पेरीमीटर हो गया। डायगोनल इसका होता है डायगोनल, ये डायगोनल कितना आ जाएगा आपका? √2a, क्योंकि ये a होता है ये होता है, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, और इसको अगर अंडर रूट में करेंगे तो √2a। तो ये हो गया इसका डायगोनल। तो 3 चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। एरिया क्या हो गया स्क्वायर का? a स्क्वायर, पेरीमीटर क्या हो गया 4a, और डायगोनल कितना हो गया? √2a। ये 3 चीज़ें यहाँ पे हो गई। अब आइए रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया? a इंटू बी। अगर a इसकी लेंथ है, b इसकी ब्रेड्थ है, या इसको आप l इंटू बी भी कह सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, एरिया हो गया एरिया। पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, ये पेरीमीटर हो गया। डायगोनल कितना हो गया? √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया डायगोनल। ठीक है, विकर्ण, DIAGONAL, डायगोनल विकर्ण। अब आते हैं रोम्बस पे। रेक्टेंगल के बारे में बता दूं, रेक्टेंगल ये होता है आमने सामने की साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और ये आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये इसका डायगोनल हो गया, यहाँ से ये हो गया। साथ में अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, अगर उसके नंबर ऑफ डायगोनल निकालने हो तो उसका भी एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, n इंटू n-3/2। ये आपको ध्यान रखना है। n क्या है? नंबर ऑफ साइड। किसी भी डायगोनल के आपको किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स निकालने हो तो आप इससे निकालेंगे, DIAGONALS, डायगोनल्स, विकर्ण। तो n इंटू n-3/2। अगर एक मान के चलिए ऑक्टागन है, ऑक्टागन, तो ऑक्टागन में कितनी होती है? 8 साइड्स होती हैं। तो उसमें आपको क्या है? डायगोनल निकालना। तो क्या करेंगे? 8 इंटू 8-3/2 दैट इज 4 इंटू 5। तो ऑक्टागन में 20 डायगोनल्स होते हैं, 20 विकर्ण होते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर? इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए, जैसे आपसे ट्राइंगल में पूछा जाए, देखो ट्राइंगल में कितने डायगोनल होते हैं? देखो n इंटू n-3/2, तो n कितना है? 3, तो 3 इंटू 3-3/2, 3 - 3 0। तो देखो आप कोई भी डायगोनल एक्चुअली नहीं होता, 0 डायगोनल होते हैं ट्राइंगल में। ये आपका हो गया। रेक्टेंगल में करा चुका हूँ आपको। अब मैं आऊँगा रोम्बस पे। पहले हम रोम्बस की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। रोम्बस में क्या होता है? अपोजिट, अब रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती है, रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती है, बस फर्क ये होता है कि ये 90 डिग्री पे जरूरी नहीं ये इंटरसेक्ट करेंगी। क्लियर? ये जरूरी नहीं इंटरसेक्ट करेंगी 90 डिग्री पे, ये पैरेलल होती है एक दूसरे के। ठीक है, पैरेलल होती है, बस रोम्बस में ये होता है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया? इसका फॉर्मूला हो गया हाफ आपका डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ये इसका फॉर्मूला हो गया। क्लियर? हाफ D1 इंटू D2। वो ये फॉर्मूला आपको याद रखना। अगर नहीं भी कर पाओ तो इसको ऐसे ड्राइव भी कर सकते। देखो ये रोम्बस हो गया। अब रोम्बस में क्या होता है? जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पे
इंटरसेक्ट बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर ये पूरा कंप्लीट डायगोनल डी था तो ये कितना होगा d/2, ये कितना होगा d/2। अब मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, मैं हाफ बेस कितना है d/2, ये हाइट कितनी है d/2, तो एक ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया 1/8 इंटू d1 इंटू d2। तो ये तो एक ट्राइंगल का है, टोटल कितने 4 हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/2 इंटू d1/d2 ऐसे निकल के आया ये। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना आपको। तो और साथ में रोम्बस में ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, साथ में 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका डायगोनल का, तो 4a हो जाएगा क्योंकि सारी साइड इक्वल होते हैं। ट्रेपेजियम पे आइए, ट्रेपेजियम में क्या होता है, ट्रेपेजियम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो जो ये अपोजिट साइड होती है पैरेलल होती है, तो इसका क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, एरिया देखो क्या होता है, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये होगा इसका एरिया का फॉर्मूला। इसको आपको ध्यान रखना है। इसका वो क्या हो जाएगा पेरीमीटर पे, तो पेरीमीटर तो भाई सम हो जाएगा सारी साइड का, उसमें तो कुछ ऐसा लगेगा नहीं फॉर्मूला, तो ये हो गया। अब आते हैं पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल बट नॉट इंटरसेक्ट, नॉट मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये एंगल 90 डिग्री का जरूरी नहीं फॉर्म करेंगी, जरूरी नहीं है। तो रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है बट एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो अब इसमें क्या फॉर्मूला हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हो जाएगा इसका क्या, इसका एरिया हो जाएगा, और इसका लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं होगा, बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस जो ये बेस है इंटू हाइट है। जैसे लेट अस सपोज ये एक पैरेललोग्राम है, ये आपका एक पैरेललोग्राम है, तो ये जो यहाँ से आप ये बेस पे ये हाइट हो गया और ये बेस हो गया, तो बेस इंटू हाइट का क्या होगा आपका इसका एरिया हो जाएगा। पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ साइड्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब बात आते हैं इसमें जो क्वेश्चन आता है वो जो आपको बिल्कुल परेशान करेगा, या तो वॉल पेंटिंग रूम आएगा या पाथ अराउंड द रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप पार्क आएगा। तो ये फॉर्मूला आपको, ये क्वेश्चन आपको परेशान करेगा इसमें। तो रूम में आपको पता होना चाहिए, रूम क्या होता है, रूम जनरली आपको क्यूबॉइड शेप का मिलेगा, क्यूबॉइड या स्क्वायर शेप का। ठीक है, स्क्वायर शेप का या क्यूबॉइड शेप का, इस तरह से आपको रूम मिलेगा ये। तो रूम में क्या क्या हो जाए, तो ये तो लेंथ हो गया, ये कितना हो गया आपका हाइट हो गया, और ये ब्रेथ हो गया। ठीक है, ये हाइट हो गया। ठीक, क्लियर। तो बस आपको मान के चलिए चारों वॉल का निकालना है, चारों वॉल का। तो एक वॉल तो ये इधर वाली हो गई, तो कितनी हो गई b इंटू एच, उधर वाली वॉल भी हो गई b इंटू एच, पीछे वाली वॉल हो गई कितनी, पीछे वाली वॉल का कितना होगा l इंटू एच, और सामने वाली l इंटू एच। तो ये चारों वॉल का ये हो जाता है, चारों वॉल का अगर आपको एरिया निकालना है। फ्लोर का एरिया, तो फ्लोर तो आपका बिल्कुल एक स्क्वायर की तरह, उस रेक्टेंगल की तरह है, l इंटू बी, तो ऐसे निकाल लेंगे। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है। साथ में अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैं बताता हूँ, जैसे भाई ये रेक्टेंगुलर पाथ है, इसमें बीच में वो क्या करेगा, एक तो 2-3 कंडीशन करेगा वो, एग्जाम में 2-3 कंडीशन आती है। जैसे ये हो गया, चारों तरफ पाथ बना देगा, चारों तरफ। तो जब उसके बाहर पाथ बनेगा तो मान के चलिए ये 8 है और ये 4 है, और 2 मीटर चौड़ा उसके बाहर पाथ बना रहा है, तो ये पूछेगा पाथ का एरिया कितना है। तो आपको क्या करना है, आउटर डायमेंशन का एरिया क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे, 8 + 2 + 2, और इसकी ब्रेथ में भी 2 ऐड करेंगे, 2 4 + 2 + 2। ठीक है, क्योंकि 2 इस साइड ऐड होगा, 2 इस साइड ऐड होगा, तो 4। तो जो आउटर डायमेंशन है उसका एरिया हो जाएगा आपका 12 और 8। ठीक है, मतलब मुद्दे की बात यह है, जो भी बाहर आउटसाइड पाथ बनेगा उसकी जो भी डायमेंशन होगी उसको 2 टाइम्स ऐड करना है, लेंथ में 2 टाइम्स ऐड करना है, और ब्रेथ में 2 टाइम्स ऐड करना है। अगर अंदर बना है तो लेंथ में से 2 टाइम माइनस होगा और ब्रेथ में से 2 टाइम माइनस होगा। अगर बीच में बना है, ऐसे बना है, ऐसे भी आता है क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, ये निकालना, लेकिन इसको एक बार, ये स्क्वायर बन जाएगा बीच में, तो इसको एक बार माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आते हैं सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम।
पहले तो कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया का मतलब एक ही होता है। तो क्यूब का सरफेस एरिया बताओ पहले तो। क्यूब का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा आपका, देखो ये होता है सरफेस एरिया, ठीक है। तो जो चारों तरफ का ये होता है ना कर्व, कर्व सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कितना हो गया भाई, ए स्क्वायर इसका तो 4a²। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ इसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, लेटर सरफेस 4a²। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 6a²। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा a³। ठीक है। अगर क्यूबॉइड की बात करें तो लेटरल सरफेस एरिया कितना या कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ, ये ऐसे हो जाता है, ये क्यूबॉइड हो जाएगा। तो कितना होगा भाई, ये L हो गया, ये B हो गया और ये H हो गया। अंडरस्टैंड। तो नीचे वाले का तो कोई मतलब नहीं है, तो L इंटू एच 2 टाइम्स, L इंटू एच 2 टाइम्स प्लस आपका B इंटू एच 2 टाइम्स। तो इसको अगर देखें 2LB और 2BH, तो 2B कॉमन ले लेंगे, L प्लस एच, ठीक है, L प्लस एच। तो 2L प्लस एच, B क्या ब्रेड्थ है, H क्या हाइट है, L क्या लेंथ है। तो ये एक फॉर्मूला आपने, आई एम श्योर ये आपने फॉर्मूला पता होगा आपको। तो ये हो गया। इसके अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें और ऐड हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस LH। ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूले यहाँ से बन गए क्यूबॉइड के। देखो क्यूब में बन गया 4a², आपका 6a², ए की क्यूब। क्यूबॉइड में बन गया आपका 2LB BH, 2LB प्लस BH प्लस LH और L इंटू बी इंटू एच। ये 3 फॉर्मूले बन गए। स्पेयर की बात करें अगर, स्पेयर का आपका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 4a²। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 4a²। वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr³, ठीक है, πr³। तो a² कितना है मतलब r², इसको r कर देना, रेडियस है यहाँ पे, मैं r मान रहा हूँ, ये इसको कर लो, एक ही बात है। तो 4r², 4/3 πr³। ये क्या होगा, इसका वॉल्यूम हो गया। हेमी स्पेयर के केस में कितना हो जाएगा, ये ध्यान रखना आपको। तो 4r², सॉरी पाई करिए इसको, पाई 4πr², ठीक है, 4πr²। अब इसको अगर मैं बात करूं हाफ में तो 2πr² हो जाएगा। और इसकी अगर मैं बात करूं 2πr² के अलावा 3πr² हेमीस्फीयर का वो हो जाएगा। ये ध्यान रखना, सरफेस एरिया ये है, टोटल सरफेस एरिया ये है। और अगर इसकी बात करें वॉल्यूम की तो हाफ हो जाएगा 2/3 πr³। ये तीसरा ये हो गया। तो तीसरा इसका क्या होगा, इसको लिख देता हूं मैं साफ ही, स्पेयर को। स्पेयर का तो क्या होता है देखो 4πr², 4πr², 4/3 πr³। इसकी अगर बात करें हेमीस्फीयर की 2πr², सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 3πr²। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2/3 πr³, ठीक है। ये हो गया इसका, ये तीनों हो गया वॉल्यूम इसके। अब किसका रह गया, राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब आ जाइए राइट सर्कुलर सिलेंडर पे। राइट सर्कुलर सिलेंडर में क्या होने वाला है, अब देखो इसमें इसका लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा आपका 2πrh। क्या होगा 2πrh, ये तो हो जाएगा ये तीनों में से कोई भी एक। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इसमें 2πr² ऐड हो जाएगा, तो 2πrh प्लस r, ठीक है, 2πrh प्लस r, ये हो जाएगा इसका। और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा πr²h, ये हो जाएगा वॉल्यूम। ये हो गया आपका ये वाला, ये हो गया आपका ये वाला, और ये हो गया आपका वॉल्यूम, ठीक है, πr²h। ये आपका सिलेंडर का हो जाएगा। अब आइए कोन पे। कोन पे कितना होगा आपका, कोन पे हो जाएगा आपका इसका क्या हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया, तो वो कितना है πrl, कितना है πrl। इसकी बात कर रहा हूँ मैं कोन की, πrl। और l की वैल्यू क्या है, l क्या है सैलेंट हाइट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है
आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये ध्यान रखना एल। तो एल इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो पाई आर एल हो गया एक। तो दूसरा क्या है, टोटल सरफेस एरिया, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम कितना हो गया इसका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया इसका वॉल्यूम। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हो गए आपके ये। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, मैंने इसके आपको वेंचुरेशन वाले फॉर्मूले सारे करा दिए, इनको आप रिवाइज कर लीजिए। अब आते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे। यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं आपको और बता दूं जरा, इसको मैं जरूर बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि ये फॉर्मूले में अक्सर बच्चे गलती करते हैं इस वाले में। क्या आपका सर्कल, सेमी सर्कल में, मैंने आपको सर्कल, आई थिंक सर्कल मैंने आपको नहीं बताया इसमें। चलिए मैं इसमें बता देता हूँ सर्कल, यहाँ पे सर्कल भी आप ऐड कर लीजिए। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, पहला पाई आर स्क्वायर एरिया होता है। दूसरा इसका सेमी सर्कल का पाई आर के एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। सर्कल का पेरीमीटर कितना होगा, सर्कल का सरकमफ्रेंस जिसको बोलते हैं, तो 2 पाई आर। इसका पेरीमीटर कितना होगा, इसको ध्यान रखना, सेमी सर्कल का, ये इंपॉर्टेंट है, पाई आर प्लस 2r, इसको ध्यान रखना, स्टार लगा रहा हूँ इस पर। जनरली बच्चे क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, पाई आर इसको बता देंगे। तो इसका सेमी सर्कल का अगर बात करूँ मैं, सेमी सर्कल का एरिया तो ये होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, लेकिन पेरीमीटर कितना होगा, पाई आर अपॉन प्लस 2r। अंडरस्टैंड, इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, r इंटू 2 प्लस पाई। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इस सिंपल इंटरेस्ट में तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो प्रिंसिपल इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, टाइम यहाँ पे ईयर में होगा, टाइम यहाँ पे ईयर होगा, रेट परसेंट में पी हो गया। तो ये सारा कुछ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जो भी टर्म्स आपसे पूछा जाएगा उसका आप जान लेना। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इक्वल टू एस आई में एक बात और ध्यान रखना, तो एस आई प्लस प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे सेम अगर मैं बात करूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की, सी आई इक्वल टू ए इंटू पी 1 प्लस पी अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस 1। ठीक है, सॉरी आप इसमें क्या करेंगे, माइनस पी, तो ये निकलेगा। और यहाँ पे पी करिए, पी दोबारा से लिख देता हूँ उसको, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n माइनस पी। और अगर आपको अमाउंट निकालना हो, अमाउंट, तो p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n। तो n क्या होता है आपका, n होता है टाइम पीरियड, n क्या होता है टाइम पीरियड, r रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको आपको फॉर्मूला ही पता होगा। अब आता है प्रॉफिट लॉस के कुछ फॉर्मूले। कॉस्ट प्राइस, जिस पे कोई गुड्स को हम परचेज करते हैं तो उसको कॉस्ट प्राइस करते हैं। मान के चलिए लेट अस सपोज 100 रुपीज़ में मैंने परचेज किया तो कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस, जिसको सेल करते हैं जिस रेट ऑफ जिस प्राइस पे, तो 120 हो गया। प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो SP माइनस CP, तो कितना होगा प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, तो ये हो जाएगा P%। लॉस परसेंट निकालना है तो L अपॉन CP इंटू 100, तो ये हो जाएगा लॉस परसेंट। मार्क्ड प्राइस क्या होता है, जो एकदम प्रिंटेड प्राइस होता है, जो प्रिंटेड प्राइस होता है तो वो उसको बोलते हैं मार्क प्राइस। सबसे ज़्यादा प्राइस होता है यही, क्या हाईएस्ट होता है। डिस्काउंट होता है उस पर जो छूट देते हैं। जैसे मान के चलिए एक प्रिंटेड प्राइस है कितना, 200 रुपीज़, एक क्वेश्चन से दिखा देता हूँ मैं, MP है 200 रुपीज़, 20% का डिस्काउंट हो गया। अगर तो डिस्काउंट अगर 20% का है तो क्या होगा, 200 का 20% कितना हो गया, 40 रुपीज़। तो जो डिस्काउंट MP में से मैं डिस्काउंट माइनस करूंगा, MP माइनस डिस्काउंट इक्वल टू SP होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर, तो रिलेशन सब में निकल के आ गया। देखो ये हो गया आपका SP माइनस CP अपॉन 100, SP माइनस CP अपॉन CP
इंटू 100 इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट, ये ध्यान रखना बस। अब यहाँ से MP माइनस डिस्काउंट इक्वल टू SP, ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। दो फॉर्मूले हुए, जब आपको SP पता चल गया तो सब में रिलेशन निकल सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्क एंड टाइम पाइप एंड सिस्टम्स, एलसीएम लेके अप्रोच करना है इनको, एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी और टाइम में रिलेशन होता है 1/T। एफिशिएंसी ज़्यादा होगी टाइम कम लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा तो एफिशिएंसी कम होगी, इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ आपको चीज़ें याद रखना। ट्रेन क्रॉसेस अ पोल, जब भी कोई ट्रेन किसी पोल को या आदमी को क्रॉस करेगी तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? इक्वल टू लेंथ, अपनी लेंथ के इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी, इक्वल टू हिज लेंथ, अपनी लेंथ के इक्वल डिस्टेंस क्रॉस करेगी। अगर कोई ट्रेन आपकी मैन को या पोल को क्रॉस करेगी, अगर ट्रेन क्रॉसेस ईच अदर, तो जो ट्रेन की लेंथ होगी L1 या दूसरी ट्रेन की लेंथ होगी L2, तो उनके इक्वल डिस्टेंस क्रॉस करेंगी वो। नंबर 2, अगर वो ब्रिज को क्रॉस करती है तो ट्रेन की जो लेंथ होगी, जो ब्रिज की लेंथ होगी, उन दोनों को ऐड कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि किलोमीटर पर आवर करिए इसको, को मीटर पर सेकंड में स्पीड को बदलना है। अगर एक स्पीड दे रखी है आपको 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो क्या करेंगे? 72 इंटू 5/18, तो कितना आएगा? 20 मीटर पर सेकंड। ये आपको ध्यान रखना है, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है। जैसे 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो 20 इंटू 18/5 दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन आइए। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो मान के चलिए x है। अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ स्ट्रीम की स्पीड, धारा की जो स्पीड है वो y है, तो अप स्ट्रीम कितनी आ जाएगी? तो अप स्ट्रीम आएगी आपकी x माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम कितनी आएगी? x प्लस वाई, ये ध्यान रखना। अगर स्टिल वाटर में बोट की स्पीड x है, स्ट्रीम की स्पीड y है, तो अप स्ट्रीम कितनी आएगी? x माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम कितनी आएगी? x प्लस वाई। इसीलिए इनका एक फॉर्मूला भी है। अगर आपको अप स्ट्रीम दे रखी है, अप स्ट्रीम दिख रहा हूँ, देखो अप स्ट्रीम दे रखी है आपको y, डाउन स्ट्रीम दे रखी है आपको x। ठीक है, अप स्ट्रीम है y, डाउन स्ट्रीम है x। तो स्टिल वाटर में निकालने बोट की स्पीड, तो कैसे निकालेंगे? स्टिल वाटर में बोट की स्पीड निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? x प्लस वाई अपॉन 2, एक तो ये याद रखना है। दूसरा, स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, स्ट्रीम की स्पीड, तो कितना होगा? x माइनस वाई अपॉन 2। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए। एवरेज टोटल ऑब्जर्वेशन ऑफ सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, चलिए। कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन आएंगे, कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन आएंगे। आपको अपना कैंपस, आपका प्रोट्रैक्टर, आपको ये सारी चीज़ें लेके जानी है, अपना ज्योमेट्री बॉक्स पूरा लेके जाना है, ताकि आपको अपना कंस्ट्रक्शन कर पाए। पाई चार्ट का एक क्वेश्चन आएगा, और उस पाई चार्ट के क्वेश्चन में परसेंटेज टू डिग्री रिलेशनशिप, ये मैं बता देता हूँ कि परसेंटेज से डिग्री और डिग्री से परसेंटेज कैसे बदलना है आपको। देखो वहाँ पे क्या रहेगा? डेटा रहेगा आपको इस तरह से, और वो रहेगा परसेंटेज में या डिग्री में। तो देखो परसेंटेज में क्या होता है, देखो ये मान के चलिए एक सर्कल है, ठीक है, तो ये जो पूरा एंगल कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। लेकिन अगर मैं परसेंटेज की बात हो तो पूरा परसेंटेज कितना होता है? 100% होता है। तो परसेंटेज और डिग्री में रिलेशन ऐसे निकलता है, देखो 100% इक्वल टू 360 डिग्री, तो 1% कितना हो गया? 1% इक्वल टू 3.6 डिग्री। बस ये आपको रिलेशन रखना है, 1% इक्वल टू 360 डिग्री। अब आपसे क्या कराएगा? वो कहेगा 45% की वैल्यू बताओ, तो 45% की कितने हो जाएगा? 3.6 इंटू 45, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। वो क्या करेगा? एक बार 90 डिग्री को आपसे बोलेगा कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, 90 डिग्री को परसेंटेज में। आपको पता है 360 डिग्री कितना होता है? 100%। 1 डिग्री कितना होगा? 100/360, तो 90 डिग्री कितना होगा? इंटू 90, दैट इज 25%। ठीक है, तो इस तरह से दोनों को आपको डेटा को कन्वर्ट करके क्वेश्चन करने हैं।
स्टूडेंट्स ज़्यादातर मैंने आपको जो फॉर्मूले आपके आएंगे, इन फॉर्मूले का आपको रिवाइज करके, जैसे मैंने आपको बताया, वीडियो को पॉज करके ड्राइव करके अपनी कॉपी पे इसको कई कई बार लिखिए, कई कई बार इनकी प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको वहाँ फॉर्मूले डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए। टाइम इतना नहीं है कि आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा समय लगा पाएँ। फॉर्मूले का आपको एप्लीकेशन बिल्कुल आना चाहिए वहाँ पे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स में चैनल के बारे में बताइए। सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि RIMC 2022 में जून में जो होने वाला है उसकी बहुत भयंकर तैयारी हम लोग कराने वाले हैं। बहुत ही अच्छा बैच हमारा रहेगा, बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हम लोगों को देने हैं। तो उसके लिए आप उसकी प्रॉपर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे तो आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी करंट अफेयर, बेस्ट करंट अफेयर हमारे चैनल पे मिलती है आपको RIMC के एग्जाम के लिए। और 800 क्वेश्चन सोशल स्टडी, साइंस, सोशल साइंस, सब आपको, जीके, मैथ्स, मैराथन, सब बेसिस आपको यहाँ पे मिलते हैं। कोई डाउट हो RIMC के रिगार्डिंग आप इन नंबर पे कॉल करके हमें पूछ सकते हैं, हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।